अमेरिका और ईरान के बीच कई दिनों तक चले सैन्य टकराव के बाद फिलहाल संघर्ष थम गया है। दोनों देशों ने युद्ध विराम का पालन करना शुरू कर दिया है। इससे पूरी दुनिया ने कुछ राहत की सांस ली है, क्योंकि इस संघर्ष का सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार पर पड़ रहा था। युद्ध विराम के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन ये राहत अभी अस्थायी मानी जा रही है। सबसे बड़ा विवाद अब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर बना हुआ है। ये दुनिया के तेल व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। ईरान का कहना है कि इस मार्ग से गुजरने वाले जहाज़ों को उसके निर्देशों और समन्वय के अनुसार चलना होगा। वहीं अमेरिका इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग बताते हुए पहले की तरह खुला रखने की बात कर रहा है। दोनों देशों के बीच बयानबाजी भी लगातार जारी है। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने संघर्ष की शुरुआत में उसकी सैन्य क्षमता को कम आंका था और अब अपने सैन्य अभियानों को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर अमेरिकी पक्ष का कहना है कि बातचीत का रास्ता अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है और कूटनीतिक प्रयासों को समय दिया जाना चाहिए। ऐसे संकेत भी मिले हैं कि दोनों देशों के बीच सीमित स्तर पर संपर्क बना हुआ है, लेकिन किसी स्थायी समाधान पर सहमति अभी दूर दिखाई देती है। इसी बीच रूस यूक्रेन युद्ध का असर एक नए मोर्चे पर दिखाई दिया है। ईरान ने आरोप लगाया कि यूक्रेन ने कैस्पियन सागर में उसके एक वाणिज्यिक जहाज पर हमला किया, जिसमें एक नाविक की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए। यूक्रेन का कहना है कि उसने उन जहाज़ों को निशाना बनाया जो रूस के लिए सैन्य सामग्री ले जा रहे थे। ईरान ने इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी और इजराइल पर भी तनाव बढ़ाने के आरोप लगाए। दूसरी ओर यूक्रेन ने ईरान पर रूस को हथियार उपलब्ध कराने का आरोप दोहराया और कहा कि वो खुद को पीड़ित नहीं बता सकता। इससे संकेत मिल रहे हैं कि पश्चिम एशिया और यूरोप के संघर्ष अब एक दूसरे से अधिक जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 2022 से लगाए गए आर्थिक और राजनीतिक दबाव रूस को कमजोर नहीं कर सके हैं। उनके अनुसार पश्चिम अब अन्य तरीकों से रूस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे रूसी जनता का मनोबल नहीं टूटेगा। यूरोप में भी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं सामने आई हैं। जर्मनी के सबसे बड़े प्राइड कार्यक्रम के दौरान एक हमलावर ने भीड़ में वाहन घुसाने के बाद चाकू से हमला कर दिया। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। पुलिस ने संदिग्ध को घेर कर मार गिराया। प्रारंभिक जांच में उसके कट्टरपंथी संगठनों से संभावित संबंधों की भी जांच की जा रही है। जर्मन नेतृत्व ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि आतंकवाद और कट्टरपंथ के लिए देश में कोई जगह नहीं है। फ्रांस और स्पेन भी इस समय भीषण जंगल की आग से जूझ रहे हैं। लगातार बढ़ते तापमान और तेज हवाओं के कारण आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया है। लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना पड़ा है, कई गांव खाली करा लिए गए हैं और हजारों हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं। दोनों देशों ने इसे जलवायु परिवर्तन से जुड़ी बढ़ती चुनौतियों का गंभीर संकेत माना है। पश्चिमी तट यानी वेस्ट बैंक में भी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इजरायली सेटलर्स और फिलिस्तीनियों के बीच हिंसक झड़पों में मस्जिदों, घरों, वाहनों और खेती की जमीन को नुकसान पहुंचाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ती हिंसा के कारण आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र से एक सकारात्मक खबर भी सामने आई है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में फैले इबोला वायरस से निपटने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित प्रायोगिक वैक्सीन का पहला मानव परीक्षण शुरू हो गया है। शुरुआती चरण में स्वयंसेवकों को ये वैक्सीन दी जा रही है ताकि इसकी सुरक्षा और प्रतिरक्षा क्षमता का मूल्यांकन किया जा सके। यदि परीक्षण सफल रहते हैं तो भविष्य में ये इबोला जैसी घातक बीमारी के खिलाफ वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हो सकती है। फिलहाल दुनिया की निगाहें इन सभी घटनाक्रमों पर टिकी हुई हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में इनका असर वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर साफ दिखाई दे सकता है। बीबीसी दुनिया में आज देखिए, ईरान के जहाज को क्यों बनाया यूक्रेन ने निशाना। अमेरिका और ईरान के हमले रुकने से दुनिया ने ली राहत की सांस। घटी तेल की कीमत, मगर सवाल बरकरार, जंग हमेशा के लिए रोकने पर बात करेंगे ये मुल्क या फिर से छिड़ जाएगा संघर्ष। कैस्पियन सी में टैंकर्स पर यूक्रेनी हमलों पर ईरान बोला, दिया जाएगा हमलों का जवाब। इजराइल पर भी लगाया आरोप। क्या मिडिल ईस्ट से बाहर जा सकती है ये जंग, देखेंगे प्रोग्राम में। फ्रांस और स्पेन में जंगलों में लगी आग, बेकाबू आग बुझाने की कोशिशें जारी। कैसे हैं हालात, दिखाएंगे रिपोर्ट। इजरायली सेटलर्स और फलस्तीनियों के बीच बढ़ती जा रही है हिंसा, देखिए इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक से ग्राउंड रिपोर्ट। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह।
कार्यक्रम की शुरुआत अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष से। दोनों ही मुल्कों ने सीज फायर पर समझौता होने के बावजूद लगातार 2 हफ्ते तक एक दूसरे पर हमले किए और अब हमलों का ये सिलसिला थमा हुआ है। लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि 28 फरवरी को शुरू हुई ये जंग पूरी तरह कब खत्म होगी या कब अमेरिका और ईरान फिर से एक दूसरे पर हमले करने शुरू कर देंगे। लेकिन फिलहाल पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अहम तेल की कीमतें फिर थोड़ी कम हुई हैं। आज बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में करीब 5% की गिरावट आई। गुरुवार रात से ही कोई नया हमला नहीं हुआ है, लेकिन दोनों ही मुल्क एक दूसरे पर तीखे बयान जरूर दे रहे हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि बातचीत के लिए थोड़ा वक्त दिया जाना चाहिए। ईरान ने भी कहा है कि अमेरिका के साथ कुछ बातचीत हुई है, लेकिन जिस वजह से दोनों मुल्कों में लड़ाई का दूसरा दौर शुरू हुआ था वो अब भी बनी हुई है। ईरान ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर उनके देश के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। ये वो अहम समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के 20% तेल की सप्लाई जंग से पहले होती थी, मगर जंग शुरू होने के बाद यहां से तेल नाक के बराबर ही क्रॉस हो पाया। ईरान चाहता है कि इस समुद्री रास्ते से तभी कोई गुजरे जब ईरान रास्ता बताए और उससे कोऑर्डिनेट करके ही कोई गुजरे, लेकिन अमेरिका का कहना है कि ये पहले की तरह खुला रहना चाहिए। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागेई ने कहा है कि अमेरिका को लगा था कि ईरान 3 दिन में सरेंडर कर देगा, मगर वो अब यहां आकर फंस गया है और जो युद्ध अपराध कर रहा है उन पर गर्व जता रहा है। बागेई ने यह भी कहा कि अमेरिका बातचीत की मेज पर तभी लौटता है जब दुनिया भर में तेल की कीमतें और बढ़ जाती हैं। इससे पहले यूएन के लिए अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्ट्ज ने कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के साथ चल रही बातचीत को थोड़ा वक्त दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस दौरान ट्रंप सोच रहे हैं कि ईरान पर किए जा रहे हमलों को तेज किया जाए या नहीं। दुनिया में 2 संघर्ष के मोर्चे खुले हैं, एक तरफ अमेरिका ईरान तो दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन। लेकिन अब यूक्रेन और इससे मीलों दूर ईरान के बीच भी तनाव बढ़ा है। तो एक और तो निगाह इस पर है कि अमेरिका और ईरान बातचीत को आगे बढ़ाकर जंग रोकने पर कोई सहमति बनाते हैं या नहीं, मगर दूसरी ओर ईरान और यूक्रेन के बीच तीखे बयानों का सिलसिला देखने को मिल रहा है। ईरान ने शनिवार को दावा किया कि यूक्रेन ने कैस्पियन सी में उसके एक कमर्शियल जहाज पर हमला किया और इस हमले को ईरान ने आक्रामक कार्रवाई बताया। ईरान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक शनिवार को हुए यूक्रेनी हमले में कमर्शियल जहाज में धमाका हुआ। इसमें एक सेलर की मौत हुई और कई दूसरे लोग भी घायल हुए। वहीं यूक्रेन ने कहा है कि उसने कैस्पियन सी में एक रूसी युद्धपोत और उन शिप्स को निशाना बनाया जो ईरान से जुड़े सैन्य सामान को ले जा रहे थे। लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष में कभी दखल दिया ही नहीं है। ईरान के एक वरिष्ठ सांसद ने चेतावनी दी है कि इस हमले के जवाब में यूक्रेन को कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। सोमवार सुबह एक्स पर की गई एक पोस्ट में संसद की नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमीशन के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा कि ईरान पर होने वाले हर हमले की कीमत चुकानी पड़ती है और आज भी यही सच है। अमेरिका और इजराइल इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी कहा है कि इस हमले को बिना जवाब के नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया। रविवार को सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट में अब्बास अरागची ने इजराइल पर आरोप लगाया कि उसने यूरोप को अपनी जंग में खींचने की कोशिश के तहत इस हमले के लिए उकसाया है। हालांकि यूक्रेन के विदेश मंत्री ने ईरान की कड़ी आलोचना की है। आंद्री सिबिहा ने ईरान पर आरोप लगाया कि वो मॉस्को को हथियार देकर यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग में शामिल है। उन्होंने लिखा कि ईरान को खुद को पीड़ित बताने का कोई हक नहीं है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का बेतुका हवाला देकर अपनी धमकियों को सही ठहराने का भी कोई आधार नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर सहयोग बढ़ाते जा रहे हैं और जंग में उसकी मदद कर रहे हैं। वहीं ईरान का कहना है कि उसने रूस और यूक्रेन की जंग में कोई दखल नहीं दिया है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस में स्टेट डूमा यानी संसद के निचले सदन के सदस्यों के साथ बैठक की। इस दौरान पुतिन ने कहा कि 2022 से पश्चिमी देशों ने रूस पर लगातार दबाव बढ़ाया है, लेकिन वो देश को कमजोर करने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने पश्चिमी देशों पर आरोप लगाया कि वो रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी कहा कि जंग के मैदान में रूस को हरा ना पाने के बाद अब वो हमारे लोगों के खिलाफ खुलेआम आतंकवादी तरीकों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन कोई भी रूसी लोगों का हौसला नहीं तोड़ सकता। और जर्मनी के बर्लिन में प्राइड इवेंट चल रहा था, तभी लोगों की भीड़ में एक शख्स ने अपनी गाड़ी घुसा दी। इसमें कम से कम 1 की मौत हुई है, 29 लोग घायल हुए हैं।
हमलावर अब्दुल बालतूत नाम का एक शख्स था। यूरोप में इस तरह की भी कई घटनाएं हुई हैं और एक बार फिर इस तरह का हमला हुआ है। देखिए बीबीसी संवाददाता जो इनवुड की रिपोर्ट। कुछ ही घंटों पहले इस कम्युनिटी को टारगेट किया गया था और फिर इन लोगों ने ये मैसेज दिया, नफरत जानलेवा है। ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि ये मार्च शोक मनाने, याद करने और एकजुटता दिखाने के लिए था और एक बार फिर यहाँ गाड़ी को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। जर्मनी के सबसे बड़े प्राइड इवेंट बर्लिन के क्रिस्टोफर स्ट्रीट डे को निशाना बनाया गया। भीड़ में गाड़ी घुसाने के बाद हमलावर ने चाकू निकाला और लोगों पर हमला शुरू कर दिया। इसमें एक शख्स की मौत हो गई और 29 घायल हुए हैं। कुछ गंभीर रूप से घायल हैं। ये पहली बार नहीं है कि किसी इवेंट को निशाना बनाया गया हो। मैं अब भी सदमे में हूँ। मैं कई बड़े प्राइड इवेंट्स में गया हूँ। पिछले कई सालों में हुई घटनाओं के बाद हमें अक्सर डर रहता था कि कभी ना कभी हमारे किसी इवेंट को निशाना बनाया जा सकता है। ये इवेंट हमेशा इस मौत और मातम वाले दिन की याद से जुड़ा रहेगा। ये पूरी कम्युनिटी के दिल पर लगा एक गहरा जख्म है। जैसे ही हमले की खबर फैली, जगह से जाने को कहा गया और सारे इवेंट कैंसिल हो गए। हमले के बाद 21 साल के अब्दुल बालूत की तलाश शुरू कर दी गई। लेबनानी मूल के अब्दुल का जन्म जर्मनी में ही हुआ था। पुलिस अब्दुल को पहले से जानती थी। पुलिस का कहना है कि अब्दुल ने ISIS में शामिल होने की कोशिश भी की थी। शाम तक पता चला कि अब्दुल बर्लिन के पश्चिम में एक अलॉटमेंट में है। पुलिस स्पेशल फोर्सेस की गोली से अब्दुल की मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि अब्दुल ने चाकू लिया हुआ था। जब हम अब्दुल को पकड़ रहे थे तो वो हथियार लेकर ऑफिसर की तरफ बढ़ा। हमारी स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट ने अब्दुल को रोकने के लिए गोली चलाई और उसकी मौत हो गई। जर्मनी की LGBTQ कम्युनिटी के लिए क्रिस्टोफर स्ट्रीट डे हर साल होने वाला बड़ा इवेंट है। इसमें अक्सर लाखों लोग हिस्सा लेते हैं। जर्मनी के चांसलर ने इस हमले को बहुत क्रूर बताया। इन हमलावरों, इन इस्लामिस्ट की हमारे समाज में कोई जगह नहीं है। हम आतंकवाद के जहर को अपने समाज में फैलने नहीं देंगे। फ्रीडरिख मर्स ने हमले वाली जगह जाकर श्रद्धांजलि दी उन लोगों को जिनकी जान गई और जिनकी जिंदगियां इस हमले के बाद हमेशा के लिए बदल गई। BBC संवाददाता जो इनवुड की रिपोर्ट। और रुख करते हैं फ्रांस और स्पेन का, जहां जंगलों की आग का फैलना जारी है। इस हफ्ते के अंत में तापमान फिर से बढ़ने का अंदेशा है, जिसे देखते हुए फायर फाइटर्स इस आग को बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। दोनों ही देशों में इस वाइल्ड फायर की वजह से 3 लाख से ज्यादा लोगों को घरों से निकाल लिया गया है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड के पास 500 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन जल गई है, जिससे ये देश के इतिहास में लगी अब तक की सबसे बड़ी जंगलों की आग बन गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई। आग अब फ्रांस के दक्षिण पश्चिमी शहर बोर्डो के करीब भी पहुंच गई है। इस पर और जानकारी के लिए देखिए BBC संवाददाता सारा रेंसफर्ड की रिपोर्ट। धुएं की एक बड़ी सी दीवार और उसके ठीक नीचे आग के लपटे जो बोर्डो की ओर आ रही हैं। फ्रांस में लगी जंगलों की ये आग दशकों में नहीं देखी गई। इस पर अब भी काबू नहीं पाया जा सका है। सैकड़ों फायर फाइटर्स दिन रात आग बुझाने में लगे हैं। आग को आगे बढ़ने से रोकने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हवा की दिशा बदल रही है, जिससे आग का रुख भी बदल रहा है। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को आग तबाह कर रही है। गांवों को खाली करवाया गया है और व्यवसाय बंद हो गए हैं। ट्रैफिक को डाइवर्ट और लोगों को आगाह किया जा रहा है। ये शख्स कह रहा है कि फायर फाइटर्स लपटों को रोक नहीं पा रहे और अगर वो यहाँ पहुंच गई तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। बोर्डो के पास भी धुआं देखा जा सकता है, लेकिन यहाँ के मेयर उन रिपोर्ट्स का खंडन करते हैं जिसमें शहर को खाली करवाने की तैयारी की बात कही जा रही है। झूठी जानकारी फैलाई जा रही है, खास तौर पर कुछ विदेशी मीडिया ऐसा कर रहे हैं। बोर्डो को खाली करवाने की कोई भी योजना नहीं है। लेकिन क्षेत्रीय अधिकारियों ने पर्यटकों से कहा है कि आग के बंद होने तक वो यहाँ न आए। हजारों लोगों को जबरन अपना घर छोड़ना पड़ा है और अपने दिन और रात स्कूलों और स्पोर्ट्स सेंटर्स के कैंप्स में गुजारने पड़ रहे हैं, जो कि अब उनका टेम्पररी शेल्टर बन गया है। और स्पेन में आग को काबू करने की लड़ाई जारी है। ग्रीस से मदद मांगी गई, जिसने ये प्लेन्स भेजे।
यहाँ मैड्रिड के पास आग थोड़ी हल्की तो हुई है, लेकिन अभी भी जल रही है। देश के आंतरिक मंत्रालय ने कहा है कि इतनी तेजी से फैलने वाली आग स्पेन ने कभी नहीं देखी। लोग भाग गए और शायद जल्दबाजी में अपने पालतू जानवर छोड़ गए। अब बचाव कर्मी उन्हें खाना खिला रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने इसे क्लाइमेट इमरजेंसी बताया है। पिछले साल के मुकाबले इस बार आग की वजह से 6 गुना जमीन जल गई है और स्पेन के पूर्व में मौजूद वेलेंसिया के पास एक नई आग भड़क रही है। ये देश में लगी उन कई आग में से एक है। बीबीसी संवाददाता सारा रेंसफोर्ड की रिपोर्ट। वहीं इजरायली सेटलर्स ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 2 मस्जिदों, कई कारों और खेती की जमीन को आग के हवाले कर दिया है। यह घटना शुक्रवार को नाब्लस के पास हुई हिंसक झड़प के बाद हुई है, जिसमें 4 फलस्तीनी और 2 इजरायली मारे गए थे। इजरायली सेना का कहना है कि वो राष्ट्रवादी हिंसा की निंदा करते हैं और राष्ट्रवादी अपराध की घटनाएं रोकने के लिए काम कर रहे हैं। कट्टरपंथी इजरायली सेटलर्स के हमलों के लिए सरकार ये भाषा इस्तेमाल कर रही है। बीबीसी की मिडिल ईस्ट कॉरेस्पॉन्डेंट लूसी विलियमसन ने नाब्लस के आसपास के फलस्तीनी गांव में वीकेंड बिताया। देखिए वहां से ये रिपोर्ट। इस्राएली कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फलस्तीनियों के खिलाफ हिंसा एक एक कर हर गली में रात दर रात कुछ इस तरह जारी है। शनिवार रात फलस्तीनी गांव कुर में नकाबपोश लोगों ने एक मस्जिद में आग लगा दी। पास के कुसरा गांव में भी शनिवार रात एक और मस्जिद को आग के हवाले कर दिया गया। उसकी दीवारों पर हिब्रू भाषा में लिखा था, बेन्याहू का बदला। बेन्याहू उस इस्राएली सेटलर का नाम है जिसे शुक्रवार को नाब्लस के पास गोली मार दी गई थी। इस वीकेंड नाब्लस के आसपास के कई गांवों में आगजनी की घटनाएं हुई। स्थानीय लोगों के मुताबिक शुक्रवार को सारा में जिन 6 घरों को आग लगाई गई, ये उनमें से एक था। ये हनान का घर था। उनका कहना है कि उन्होंने सेटलर्स को आते देखा और आखिरी पल तक घर में रहीं, लेकिन फिर अपने 4 बच्चों के साथ वहां से भागना पड़ा। उन्होंने बताया कि वो अपना घर बचाना चाहती थीं, लेकिन उन्हें जलते घर और अपने परिवार में से एक को चुनना पड़ा। पास की पहाड़ी पर हवाद गिलाद नाम की इस्राएली चौकी है, जहां बेन्याहू मिलिट रहते थे, जिनका नाम कुसरा की मस्जिद पर लिखा था। शुक्रवार को उनकी मौत के बाद बड़ी संख्या में सेटलर्स पहाड़ी से उतरकर सारा गांव पहुंच गए। ये मायामी से आए एक फलस्तीनी हैं, जिनका पड़ोसी के बरामदे में इस्राएली सेटलर्स से भिड़ते हुए वीडियो रिकॉर्ड हुआ। उन्होंने बताया कि उनके सिर में 12 टांके लगे हैं। हाँ, ये पत्थर लगने से हुआ। क्या ये पत्थर से हुआ? हाँ, और ये डंडे से हुआ। I work all my life with the Jews. मैंने पूरी जिंदगी यहूदियों के साथ सबके साथ मिलकर काम किया है, लेकिन मैंने ऐसे लोग पहले कभी नहीं देखे। सबने अपने चेहरे ढके हुए थे, वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। इस बार जो हुआ वो सचमुच डराने वाला था। It's scary. कुछ घंटों बाद सारा गांव के बाहरी इलाके में फिर से सेटलर्स दिखाई दिए। हमने देखा कि गांव की सुरक्षा के लिए कई युवा बैरिकेड लगाने पहुंच गए। इस्राएली सैनिक दोनों पक्षों को अलग रखने के लिए तैनात थे, जबकि सेटलर्स धीरे धीरे वहां से हटने लगे। लेकिन यहाँ मौजूद फलस्तीनियों के साथ भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तरीका अलग था। उन्हें पीछे धकेलने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। लोग फलस्तीन फलस्तीन के नारे लगाते रहे, जबकि सैनिक लगातार आगे बढ़ते रहे। सैनिक सड़क से बाहर हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने हमें यहाँ से जाने के लिए कहा है। हर तरफ आंसू गैस फैली हुई है। सारा से बाहर निकलते वक्त सड़क से इस्राएली सेटलर्स की एक नई चौकी साफ दिखाई देती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इस्राएल की सारी बस्तियां अवैध हैं, लेकिन सारा के फलस्तीनी लोगों का कहना है कि ये कानून उन्हें उन सेटलर्स से नहीं बचा सकता जिनके पीछे इस्राएली सरकार और सेना है। बीबीसी संवाददाता लूसी विलियमसन की रिपोर्ट। और इबोला वायरस, जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई। अब उससे निपटने के लिए दुनिया में पहले वॉलंटियर को इबोला की एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन दी जा चुकी है। देखिए बीबीसी संवाददाता फर्गस वॉल्श की रिपोर्ट। सब एकदम से हुआ है। 37 साल के एड हंट दुनिया के वो पहले शख्स बने जिन्हें प्रयोग के तौर पर उस इबोला वायरस की पहली वैक्सीन दी गई, जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में कईयों की जान गई है। आपने इस ट्रायल के लिए क्यों वॉलंटियर किया? मदद करने के लिए। आप न्यूज़ में देखते हैं कि डीआरसी में क्या हो रहा है, तो मुझे लगा कि ये मददगार साबित होगा।
तो अभी इबोला के बुंडी बोजो वेरिएंट के लिए 4 वैक्सीन्स बन रही हैं, लेकिन इसे इंसानों को देने की पहल की है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। इस ट्रायल के लिए 18 से 55 साल के 50 वॉलंटियर्स चुने गए हैं, जिनमें से एक एड हैं। इनमें से किसी को भी इबोला से संक्रमित नहीं किया जाएगा। इसके उलट वैज्ञानिक ये देखेंगे कि वैक्सीन का उनकी इम्यूनिटी पर क्या असर होता है, जिससे ये पता चल जाएगा कि ये इबोला वायरस के खिलाफ कितनी कारगर है। इस वैक्सीन को बनाने में सिर्फ 8 महीने लगे और इसमें वही तकनीक इस्तेमाल हुई जो ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका कोविड वैक्सीन में हुई थी। वैज्ञानिकों ने इबोला के बुंडी बूजो वेरिएंट के जेनेटिक कोड का फ्रैगमेंट लिया और उसे चिंपैंजीज को प्रभावित करने वाले कॉमन कोल्ड वायरस में डाला। इस तरीके से ये इबोला वायरस को शरीर के अंदर ले जाएगा, जिससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता हरकत में आएगी, जो इबोला के खिलाफ लंबे समय तक सुरक्षा देगी। ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों ने कहा है कि वो इसके साइड इफेक्ट्स पर बारीक नजर बनाए हुए हैं। कुछ भी अलग होता है तो हम उस पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे कि हम इस वैक्सीन से किस पर चोट करना चाह रहे हैं तो वो है इबोला वायरस, जिसके संक्रमण से होने वाली मौत की दर 30 से 50% है। डीआरसी में इबोला फैल रहा है। वहां इबोला के 2500 मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में एक कारगर वैक्सीन को आने में अभी वक्त लगेगा। बीबीसी संवाददाता फर्गस वॉल्श की रिपोर्ट। और बीबीसी दुनिया में आज के लिए इतना ही। कार्यक्रम से जुड़े फीडबैक के लिए आप मुझे एक्स पर लिख सकते हैं। मेरा हैंडल है @BBC सारिका। और BBC वर्ल्ड सर्विस का नया ऐप डाउनलोड करना ना भूलिएगा। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, फिर ऐप डाउनलोड कीजिए, चुनिए BBC न्यूज़ हिंदी और पाइए भरोसेमंद न्यूज़ अलर्ट, लाइव टीवी, पॉडकास्ट और एक्सप्लेनर्स, सब कुछ एक जगह। तो आज के लिए बस इतना है।